करीब 100 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, जिसने हमारे ग्रेविटी को समझने के नए नज़रिए की फाउंडेशन रखी। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने कहा कि बड़े ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वार्प या तोड़ मरोड़ सकते हैं और बहुत ही मैसिव और डेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टार्स और ब्लैक होल्स इस स्पेस टाइम के फैब्रिक को ग्रेविटी के कुएं में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने ग्रेविटी वेल्स का नाम दिया। इस थ्योरी पर काम करते हुए आइंस्टाइन ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब लाइट इन ग्रेविटी वेल्स के थ्रू गुजरती थी तो फोटॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की जगह स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से उन फोटॉन्स का रास्ता भी चेंज हो जाता था, जिसका मतलब न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती थी। लेकिन आइंस्टाइन का मानना अलग था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी ही दो इंटर रिलेटेड थ्योरीज स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दोनों इंटर रिलेटेड थ्योरीज को बताऊं तो वो ये है कि स्पेशल रिलेटिविटी स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर की थ्योरी है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट से स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी बताती है। ये थ्योरी स्पेस और टाइम के रिलेशनशिप को समझाती है। और जनरल रिलेटिविटी लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और नेचर की अलग अलग फोर्सेस के साथ ग्रेविटी के रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। मतलब ग्रेविटी क्या है, वो कहाँ से आती है, वो किस चीज़ से बनी हुई है और वो कैसे काम करती है, ये जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बताती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने 20th सेंचुरी के दौरान 200 साल से फॉलो की जा रही थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था, उसको रिप्लेस किया था। इस थियरी ने थियोरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड को पूरी तरीके से बदल दिया था और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, काइनेमैटिक्स, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशंस और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिजिक्स की फील्ड में रिलेटिविटी ने एलिमेंट्री पार्टिकल्स की साइंस को बहुत इम्प्रूव किया था, जिसने न्यूक्लियर एज की फाउंडेशन रखी। और केवल रिलेटिविटी के बेसिस पर कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स ने न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे अनोखे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनास का प्रिडिक्शन किया था। तो आज इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं, वो कैसे बनती हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे होती है, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी होने के करीब 100 साल पहले ही उनका प्रिडिक्शन कर दिया था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जब कोई दो बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स घूमते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं तो टकराने से पहले उनके ग्रेविटी वेल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जिस तरीके से किसी नदी या तालाब में कोई दो पानी के बवंडर एक दूसरे का चक्कर लगाते वक्त पानी में काफ़ी तेज लहरें या रिपल्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से घूमते हुए दो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में रिपल्स क्रिएट करते हैं। इन्हीं रिपल्स या लहरों को ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ने ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रिडिक्शन 1915 में ही कर दिया था, लेकिन इसका प्रूफ 14 सितंबर 2015 को मिला, करीब 100 साल बाद, जब लाइगो की दोनों साइड्स, पहली साइड जो हैंडफोर्ड वाशिंगटन में है और दूसरी साइड जो कि लिविंगस्टन लुजियाना में है, ये दोनों साइट्स एक दूसरे से करीब 3030 किलोमीटर दूर हैं। इन दोनों साइट्स ने करीब 1.3 बिलियन लाइट ईयर दूर दो ब्लैक होल के कोलिजन से क्रिएट हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर किया था। इस डिस्कवरी ने एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की फील्ड को एक नया नज़रिया दिया, जिससे कॉस्मोस और यूनिवर्स के काम करने के तरीके को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इस डिस्कवरी के लिए 2017 का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स राइनर वीस, बैरी सी बैरिश और किप एस थॉर्न को उनके ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेशन और लीगो डिटेक्टर के लिए उनके क्रूशियल कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, मतलब हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। लाइगो का फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लाइगो की दोनों साइट्स यूएसए में बेस्ड हैं। लाइगो की तरह वर्गो भी एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है जो कि यूरोप में बेस्ड है। जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से होकर गुजरती है तो वो उस स्पेस टाइम जिसमें हम रहते हैं, मतलब कि अर्थ को बहुत हल्का सा एक्सपैंड
और कॉम्प्रेस करती है, जिसका मतलब ये वेव अर्थ को फैलाती और सिकोड़ती है। इसी फैक्ट के बेसिस पर लाइगो और वर्गो दोनों काम करते हैं। थैंकफुली अर्थ तक पहुंचने वाली ये ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही कमज़ोर होती हैं और ह्यूमन बॉडीज़ के लिए उनको महसूस करना इम्पॉसिबल है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अर्थ पर इन वेव्स को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस में हुए बहुत ही हल्के से बदलाव से नापा जाता है। बहुत ही हल्के से बदलाव से मेरा मतलब है कि एक एटम के अंदर मौजूद एक प्रोटॉन के डायमीटर से भी काफ़ी कम बदलाव। इतने हल्के से बदलाव के बाद भी लाइगो और वर्गो डिटेक्टर्स इतने सेंसिटिव और एडवांस हैं कि वो इन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनसे हुए स्पेस टाइम के बदलाव को मेजर भी कर सकते हैं। 14 सितंबर 2015 को रिकॉर्ड हुई लाइगो की पहली ग्रेविटेशनल वेव ने स्पेस टाइम को एक एटम के न्यूक्लियस के 1000वें पार्ट के बराबर ही फैलाया और सिकोड़ा था। इसके बाद भी लाइगो की दोनों साइड्स ने इसको कैप्चर कर लिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने हल्के से फ्लक्चुएशंस को ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं। लाइगो और वर्गो दोनों ऑब्जर्वेटरीज जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसका सबसे पहली बार 1880s में इन्वेंशन हुआ था। इस डिवाइस को मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। इस डिवाइस का बहुत ही यूनिक एल शेप का डिज़ाइन होता है। लाइगो और वर्गो दोनों इसी डिवाइस का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड, एडवांस्ड और काफ़ी बड़ा वर्जन यूज़ करते हैं। लाइगो और वर्गो के लिए इस डिवाइस के शेप को उस स्केल और साइज तक बढ़ाया गया जैसा कि इससे पहले कभी नहीं किया गया था। लाइगो ऑब्जर्वेटरी की हर एक आर्म 4 किलोमीटर लंबी है। ये इमेज लिविंगस्टन लुजियाना बेस्ड लाइगो ऑब्जर्वेटरी की है और ये इमेज हैंडफोर्ड वॉशिंगटन बेस्ड लाइगो की दूसरी ऑब्जर्वेटरी की है। वर्गो ऑब्जर्वेटरी की हर एक आर्म 3.2 किलोमीटर लंबी है। तो चलिए इनके काम करने के तरीके को इनके लेआउट से समझते हैं। ये है वो पार्ट जहाँ से लेज़र की बीम निकलती है और ये है बीम स्प्लिटर, जो कि लेज़र की बीम को दो बराबर पार्ट में बांटकर आर्म्स में भेजता है। और ये है फोटो डिटेक्टर, जो कि ग्रेविटेशनल वेव से हुई फ्लक्चुएशंस को लाइट के फॉर्म में रीड करता है। तो चलिए ये सब कैसे होता है इसको देखते हैं। इन ऑब्जर्वेटरीज की हर एक आर्म में दो मिरर्स लगे होते हैं। एक मिरर आर्म की शुरुआत में और दूसरा मिरर उस आर्म के एंड पर लगा होता है। लाइगो के केस में जैसे ही बीम स्प्लिटर लेज़र से निकली बीम को इन दोनों परपेंडिकुलर आर्म्स में भेजता है तो वो बीम इन दोनों मिरर्स के बीच में करीब 300 बार आगे पीछे ट्रेवल करती है, जिससे वो एग्जैक्टली 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जब ये लाइट वेव्स वापस आकर कंबाइंड होती हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिससे फोटो डिटेक्टर पर कोई लाइट नहीं पड़ती। लेकिन जब एक ग्रेविटेशनल वेव अर्थ से गुजरती है तो वो उस स्पेस को डिस्टॉर्ट करती है और दोनों मिरर्स के बीच के डिस्टेंस को बदल देती है, जिससे डिटेक्टर की एक आर्म हल्की सी लंबी हो जाती है और दूसरी आर्म हल्की सी छोटी हो जाती है। और ये चीज़ तब तक होती रहती है जब तक ग्रेविटेशनल वेव्स गुजर ना जाए। अब डिस्टेंस चेंज होने की वजह से ये अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है और अब इन मिरर्स से बाउंस बैक करने वाली लाइट वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से लाइट का कुछ पार्ट फोटो डिटेक्टर तक पहुंच जाता है। इस लाइट की इंटेंसिटी या मात्रा मिरर्स के बीच के डिस्टेंस में हुए बदलाव पर निर्भर करती है। लाइट की इसी इंटेंसिटी या मात्रा के मेजरमेंट को ग्रेविटेशनल वेव्स की मेजरमेंट बोलते हैं। विश्वास, संयम और जुनून क्या होता है, कोई इन वैज्ञानिकों और एस्ट्रोफिजिसिस्ट से सीखे। 1994 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद करीब 2002 से 2010 तक लाइगो और वर्गो को ग्रेविटेशनल वेव्स का कोई सबूत नहीं मिला था। फिर 2010 के बाद लाइगो को और एडवांस करने का काम स्टार्ट किया गया और करीब 5 साल बाद 2015 में इसको एडवांस्ड लाइगो के नाम से स्टार्ट किया गया और उसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक था। अभी तक लाइगो और वर्गो कोलैबोरेशन ने करीब 50 कंफर्म्ड ग्रेविटेशनल वेव्स के इवेंट्स को डिटेक्ट किया है। ग्रेविटेशनल वेव्स ने हमारे कॉस्मॉस और यूनिवर्स को समझने के लिए एक बिल्कुल ही अनोखे टूल का काम किया है, जिससे ना देखे जा सकने वाले ब्लैक होल्स को भी उनसे निकली ग्रेविटेशनल वेव से समझा जा सकता है और उनके फॉर्मेशन और बिहेवियर की स्टडी की जा सकती है। अभी तक हम यूनिवर्स की स्टडी के लिए केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करते थे, चाहे वो विजिबल लाइट के फॉर्म में हो, इंफ्रारेड, एक्सरेज या गामा रेज के फॉर्म में हो, जिसको सिंपल लैंग्वेज में लाइट बेस्ड एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट बेस्ड एस्ट्रोनॉमी को कंबाइन करके हम बिल्कुल अलग तरीके से यूनिवर्स को समझ और देख पाएंगे।
जिस तरीके से बिजली के कड़कने को केवल देखकर पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता, बल्कि बिजली कड़कने को बेहतर तरीके से सुनकर और देखकर जरूर समझा जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से हम अब ग्रेविटेशनल वेव के यूज से यूनिवर्स को और बेहतर और अलग तरीके से समझ पाएंगे, या यूँ कहिए अब हम यूनिवर्स को केवल देखने की जगह अब हम उसको सुन भी पाएंगे। इस इमेज से आप लाइगो और वर्गो के ऑपरेशनल, अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लान्ड प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश भी ऐसे एडवांस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में पीछे नहीं है। 17 फरवरी 2016 को इंडियन कैबिनेट, जिसकी पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे थे, उसने लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। फ्रेड राब, जो कि लाइगो हैंडफोर्ड ऑब्जर्वेटरी और लाइगो इंडिया के हेड हैं, उनके मुताबिक करीब 2023 के एंड तक लाइगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी ऑनलाइन हो सकती है, मतलब स्टार्ट हो सकती है, जिससे ग्रेविटेशनल वेव की लोकेशन को और अच्छे से पिन पॉइंट किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने यूनिवर्स से रिलेटेड आज कुछ नया सीखा होगा। अपने अगले वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।